गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज हम फिर से कुछ नई करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आ गए हैं। आज की टॉप करंट अफेयर्स को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और हम जानेंगे कि इनसे आपके पेपर में कौन कौन से और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि अगर आपको इस जितनी भी फाइल्स हैं करंट अफेयर की डेली डेली इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टारगेट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, है ना। वहां पर आपका इसी सारी चीजों से रिलेटेड क्विज से लेकर हर एक चीज वहां पर एक्टिव रहती है ना, जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सारी की सारी चीजें आपको वहां पर आराम से मिलेगी। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी कंटेंट है वो सब आपको वहां पे मिलेगा। तो आप में से जो भी बच्चा डिफेंस की प्रिपरेशन के लिए सीरियस है तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। आज की जो टॉप करंट अफेयर है हम उसको आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसको जानेंगे, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट लगातार मिलती रहे और कोई भी चीज़ें कहीं पर भी आपकी छूटे ना, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। ठीक, सबसे पहला जो करंट अफेयर है जो कि पहलगाम की वजह से ही एक्टिव हुआ है, पहलगाम की वजह से बहुत सारी, पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ है बेटा उसके चलते बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिस्टम में अब चेंज होगी, है ना। इंडिया सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन, भारत ने पहली बार सिंधु समझौते को रद्द करना कर दिया है। मतलब अब तक जब से शुरू हुआ है तब से अब तक अगर देखा जाए तो पहली बार बेटा ये टाइम था कि ये सिंधु समझौता बेटा रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया ये तो आप जानते ही हैं, है ना। अब ये सिंधु समझौता अगर न्यूज में आ गया है ना, इंडस वाटर ट्रीटी आपका न्यूज में आ गया है तो भाई रद्द कर दिया गया, ये तो हो गया, एक नॉर्मल बात है, सबको पता है। लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटी कब शुरू हुई बेटा? 1960 में शुरू हुई। कब हुई? 1960। 1960 में वर्ल्ड बैंक, किसने बेटा? वर्ल्ड बैंक ने मिलाया किन दोनों को? ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को इस ट्रीटी को करने के लिए एक जगह पर लेके आया। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान ने इस ट्रीटी पर साइन किया। और अगर हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बीच की ये ट्रीटी थी। अब इस ट्रीटी के अंदर बेटा बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं इंडस ट्रीटी की तो बेटा इंडस एक बड़ी सी रिवर है ना, और इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है ना। इंडस मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं सिंधु नदी, और नीचे है आपकी सतलज, है ना। फिर ये आपकी आ गई चेनाब, और चेनाब के ऊपर आपकी झेलम, फिर रावी नदी, और सतलज के ऊपर होगी आपकी 20। तो बेटा आपकी इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। अब इन ट्रिब्यूटरीज से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी क्यों हुई? भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई, और इस ट्रीटी के तहत शुरू की तो ऊपर की 3 नदियों पर पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, नीचे की 3 नदियों पर इंडिया कंट्रोल करेगा, और इंडस रिवर का 20% पानी भारत यूज करेगा। तो ये ट्रीटी हुई थी, है ना। तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज अब न्यूज में आ गई हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप जब ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ेंगे तो वहां पर इन सारी चीजों को जानोगे। तो इंडस ट्रीटी बेटा किन 2 देशों के बीच में थी? भारत और पाकिस्तान, 1960 में हुई। इसको याद रखिएगा, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बीच में। इंडस का ओरिजिन बेटा कहाँ से होता है? मानसरोवर लेक के पास। इंडस और सतलज 2 ऐसी नदियां हैं जो मानसरोवर लेक, इंडिया से नहीं, मानसरोवर तिब्बत के पास से जनरेट होती हैं। इसमें सतलज की खास बात क्या है? सतलज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, और ये हिमालय की तीनों रेंजेस को कट करते हुए आती है ना। हिमालय की तीनों रेंजेस को कट करके भारत में आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? सतलज। इसे याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस कभी कदार पेपर में बन जाते हैं और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एवरी ईयर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड, और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट होता है जब विलियम शेक्सपियर की बर्थ एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होती है। वो है बेटा आपका 23 अप्रैल, है ना भाई। बुक की जब भी बात आती है, इंग्लिश डे की बात आती है, आपको एक ही दिन याद रखना है। कौन सा दिन याद रखना है बेटा? 23 अप्रैल याद रखिएगा। ठीक है, 24 अप्रैल को तो हम पंचायती राज दिवस, और 25 अप्रैल को तो हम मलेरिया डे मनाते हैं। इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक डिसअपेरेंस, है ना। द बुक डिसअपेरेंस, द बुक डिसअपेरेंस के ऑथर कौन है? ठीक है, ये बुक काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि मैन बुकर प्राइज में इसका नाम आ रहा है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में इसको, मैन बुकर प्राइज में इसको अवार्ड मिल सकता है ना। बेसिकली इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो होता है उन बुक्स के लिए होता है जो इनिशियली इंग्लिश में नहीं होती लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती है। तो ये भी इसका नाम बेटा उसमें आ रहा है ना। ये बुक काफी न्यूज में है, काफी चर्चा में है तो ये पुरानी बुक, लेकिन अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है फिलिस्तीन और इजराइल की वजह से, है ना। ठीक, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? इसके राइटर है इब्तिसाम आजम, है ना, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही न्यू इंपॉर्टेंट बुक है, अभी रनिंग कैटेगरी में चल रही। हो सकता है अगर ये अवार्ड जीत जाएगी तो फिर आपके पेपर में आ सकती है, तो इसे ध्यान रखिएगा बेटा, भूलिएगा नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, चर्नोबिल, चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यू इन यूक्रेन एक्सपीरियंस अ कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट इन विच ईयर? चर्नोबिल जो था वो आज ही के दिन ब्लास्ट हुआ था। वहां का जो घटना हुई थी यूक्रेन में, चर्नोबिल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो क्या कर गया था, वो ब्लास्ट कर गया था, जिसकी वजह से रेडिएशन फैल गई थी, और चर्नोबिल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लोगों को जान मार का, है ना। तो चेरनोबिल की जो दुर्घटना थी वो कब हुई थी? 26 अप्रैल को तो हुई थी, लेकिन 26 अप्रैल ईयर कौन सा था? 1984, 85, 86। तो बेटा ईयर था आपका 86, इसे याद रखिएगा। चेरनोबिल अक्सर पूछी जा सकती है, न्यूज में रहती है ना। इसके ऊपर काफी सारी वेब सीरीज और काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, जिसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ भाई, आजकल डब्ल्यूटीओ बड़ी न्यूज में, डब्ल्यूटीओ न्यूज में कि डब्ल्यूटीओ क्या वो उस लेवल पे है जिस पे वो शुरू हुआ था, या उससे नीचे आ गया है? तो देखो, डब्ल्यूटीओ की बेटा अगर हम बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, है ना। और अगर हम बात करें तो इसका एग्जिस्टेंस है 1995 में, है ना। GATT को इसने रिप्लेस कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को इसने बेटा क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करके, ठीक है, ये कब आया था? ये 1948 में आया था बेटा। कब आया था बेटा? 1948 में आया था। और इसने उसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ। डब्ल्यूटीओ का मुख्य कारण, मुख्य बेसिक मोटिव क्या है? दुनिया भर के ट्रेड्स को प्रॉपर तरीके से, देशों के बीच में ट्रेड्स को स्मूथली ऑर्गेनाइज कराना, है ना। तो डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है, क्वेश्चन ये है कि ये हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनीवा, हेग, लंदन। तो ये भैया इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में, याद रखिएगा, ठीक है। और हेग में तो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, इसे याद रखिएगा। देखो, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। आजकल डब्ल्यूटीओ काफी चर्चा में है। इसमें चर्चा में होने की वजह से डब्ल्यूटीओ से 1 से लेकर 10 तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको याद रखने हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या बोल रहा है? अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंडिया लोकेटेड इन विच कंट्री? तो भैया अरुण 3 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो भारत किस देश में मदद कर रहा है बनाने के लिए, है ना। तो भैया ये बन रहा है नेपाल, अरुण नदी पे बन रहा है, याद रखिएगा। अरुण की बात करें तो ये 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है,
है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका नेपाल में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कहाँ पर? नेपाल में, भारत की मदद से, है ना। ये पहली बार ऐसा नहीं है, भारत बहुत सारे देशों को मदद करता है इस तरह की चीज़ों को बनवाने में, है ना। जैसे सलमा डैम में मदद करी है। कहाँ पर? सलमा डैम कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो ये सारे पॉइंट बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे आपके पेपर में बार बार कई बार लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, तो आपको इसको गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। चलो, यहाँ तक बात क्लियर है। नदी कौन सी है? अरुण। अरुण नदी है, नेपाल की बहुत बड़ी नदी है, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, आजकल बड़ा चर्चा में है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, गांव, कौन, कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो बेटा आंध्र प्रदेश, है ना। मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश की जो आपका कैपिटल है अमरावती, है ना। अमरावती जो अमरावती को ये लोग बहुत एडवांस बनाने के चक्कर में है ना। और अभी देखो अमरावती को फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी पे चलाने की बात चल रही है। अब देखो वहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज भी डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये काफी चर्चा में रहने वाला विषय है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिलिट्री एक्सरसाइज, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है तलिस्मान सबर, इज गोइंग टू बी होस्ट बाय विच कंट्री। देखो तलिस्मान सबर जो है, भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका जो बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है बेसिकली, ये ऑस्ट्रेलिया और यूएस और कई सारे अन्य देशों के बीच में होती है। मेजरली ऑस्ट्रेलिया और यूएस ही इसमें पार्टिसिपेट करता है ना। और अगर हम तालिस्मान सबर की बात करते हैं तो ये 2 साल में एक बार होती है ना। बाई एनियल है, याद रखिएगा, बाई एनियल है ना, बाई एनियल है। और ये इस बार कहाँ पर हुई बेटा? ये हुई इस बार ऑस्ट्रेलिया में, है ना। अब ये बताइए इसका कौन सा एडिशन था? कमेंट में मुझे बेटा बताओ इसका ये कौन सा एडिशन था, है ना। कौन से नंबर का ये एडिशन था, ये आपको कमेंट में बताना है। जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, है ना, पॉक्सो, है ना, याद रखिएगा, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट जो है वो बच्चों को दुष्कर्म और सेक्सुअली अब्यूज से बचाने के लिए है ना। बच्चे जो अंडर 18 होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। बाद में जब तक पता चलता है तो देर हो चुकी होती। तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट बना है, और जिसने हाल में ही लगभग अपना 1 दशक पूरा कर लिया था, है ना। तो वो कब शुरू हुआ? 2012 में। पॉक्सो मतलब पॉक्सो 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 के एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो पॉक्सो एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 2012 में, है ना। और जिसके तहत काफी सारे लोग अब इस तरह की एक्टिविटीज करने से घबराते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट है, इसे याद रखिएगा। काफी चर्चा में है कि इसमें कुछ नए चीजों को जोड़ने की बात चल रही है, तो इस वजह से ये काफी न्यूज में है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब चीजें न्यूज में आती हैं तो उसकी करंट अफेयर्स तो आती आती है, उससे रिलेटेड स्टैटिक डेटा भी आता है, तो ये स्टैटिक डेटा भी बेटा आपको याद रखना है ना। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन नए तरीके से बना हुआ है, तो आप इसे ध्यान कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इन विच ईयर डिड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा हु एक्सपायर इन द ईयर 2024 रिसीव पद्म विभूषण? तो भैया रतन टाटा भारत के एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन थे, जो भारत के लिए एक बहुत अमूल रत्न थे। क्यों? क्योंकि भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करना और इकोनॉमी को आगे लेके जाना इनका मेन मोटिव रहा है, और इन्होंने इंडिया इकोनॉमी को बहुत आगे तक लेके गया। तो रतन टाटा जी का निधन हो गया लास्ट ईयर। बहुत दुखद समाचार था, काफी लंबे टाइम से उनकी तबीयत खराब थी। अब रतन टाटा जी की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति थे, है ना, रतन टाटा। रतन टाटा जो थे ये टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। टाटा ग्रुप और टाटा सन दोनों के चेयरमैन रहे 1991 से 2012 के बीच में, है ना। इनकी इनका सक्सेसर साइरस मिस्त्री थे, लेकिन उनका भी डेथ हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई, और ये अपने जो मेन जमशेद भाई टाटा थे उन्होंने इसको शुरू किया।
और उनकी लेगेसी को इन्होंने काफ़ी आगे तक लेके गए। टाटा ग्रुप और टाटा सन को बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने चेयरमैनशिप करी। 2012 में इन्होंने वहाँ पर अपनी चेयरमैनशिप छोड़ दी और अपने सक्सेसर्स बनाए, है ना। और टाटा ग्रुप आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, है ना। इनके जाने के बाद जो इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो अब इस इंडस्ट्रीज को लीड करेंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनको, रतन टाटा को ये अवार्ड कब मिला, 2008 में। देखो अगर हम यहाँ बात करें तो पद्मा अवार्ड तीन तरह के, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण इनको कब मिला बेटा, 2008 में। लेकिन अगर हम बात करें पद्म भूषण, तो पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। वो कब मिला बेटा, 2000 में। तो ये याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप इन्हें याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो जो भी चीज़ें पेपर में आती रहती हैं, न्यूज़पेपर में कई सारे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और उसको पढ़ने के बाद उससे जो भी करंट का या जीके के क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं वो मैं सब आपके सामने लेके आता हूँ, ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले जो एग्जाम में आ सकता है और आपकी नॉलेज इन्हांस हो, ठीक है। तो इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस पाने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे नए बैचेस जो शुरू हो रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करते चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो बेटा, कॉल कर सकते हो, है ना। अपनी सारी इंक्वायरीज पूछ सकते हो, जो भी डाउट है वो सब सेशन डाउट वगैरह सब पूछ सकते हैं, है ना। तो चलो बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।